तो कैमरा लेके आगे चला गया भाई। बहुत नमस्कार। Today is very important day for all of us, especially Gail, and it gives us great pleasure to welcome all of you to this press conference, to press briefing basically, and we are very grateful and honored to welcome Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs, Sri Hardeep Singh Puri sir. GAIL CMD is also here, Sri Sandeep Kumar Gupta. Director HR Sri Ayush Gupta ji is also here from GAIL. And GAIL Utkarsh 60 Center, which is all girls education institute imparting residential coaching for the aspirants of NEET and IIT JEE students. I now request Honorable Minister Sir to kindly share his view with our friends from the media. Thank you very much. Blending etc. या हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के बारे में पूछना था, बट आई एम इन योर हैंड्स. प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ, raise your hand, identify yourself. A mic will go around, and as I said, I will try to the extent possible, but if I find that the questions are becoming completely unrelated to what I am doing here, and then के बदल में माइक मिल जाएगा, हमारे लोग आपके साथ हैं. आप अपना नाम बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए. सुशील मिश्रा का पॉइंट है, थोड़ा सा ब्रीफिंग करते सर. आज क्या प्रोग्राम था आपका सर में? मेरे शायद थोड़ा माइक को थोड़ा दूर रखिए सबना. जो आज प्रोग्राम था रविदास घाट का, थोड़ा ब्रीफिंग कर लें और उसके जरूर मैं समझ गया. देखिए, ऐसा है कि जनवरी के महीने में मुझे मौका मिला यहाँ आने का. उस समय हम पहली एडिशन इंडिया एनर्जी वीक की तैयारी कर रहे थे. पहली एडिशन इंडिया एनर्जी वीक की बेंगलुरु में हुई थी फरवरी में. उस समय हमने कई प्रेपरेटरी तैयारी के लिए कार्यक्रम किए. एक था दिल्ली में हम नेशनल चार्ज हुई. एक ऐसा ही प्रेपरेटरी कार्यक्रम हमने वाराणसी में किया था कि यहाँ पे जो बोट्स चलती हैं उनकी एक रेस करवाई थी. उस समय हमें कुछ और भी निर्णय लिए थे कि ये जो कोई 800 850 के करीब बोट्स हैं, इनको हम, ये डीजल पे चलती थी, तो इनको हम डीजल से कन्वर्ट करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी पे ले आए. तो मुझे बहुत खुशी है कि गेल ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया था, 850 तो पूरी नहीं हुई है, पर 700 से अधिक हो गई है. 100 से ज़्यादा थोड़ी रहती है. वो भी बहुत ही जल्दी होने वाला है कार्य, उस पर पूरा काम कंप्लीट. उस समय जब हम जनवरी में आप जैसी एक बैठक हो रही थी, तो किसी भाई साहब ने उठ के कहा कि देखिए, ये आप बोट्स को कन्वर्ट तो कर रहे हैं डीजल से सीएनजी में, पर इसमें मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट एक ही है, वो है नमो घाट पे. तो क्या ये पॉसिबल है कि एक दूसरा भी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट आप बना सकेंगे? तो क्योंकि मैं मंच पे था, अकेला बैठा था, मैं सीएमडी गेल से मैंने पूछा, तो उन्होंने उस समय कहा जरूर हम इसको बना लेंगे और हम 1 साल के अंदर दूसरे मोबाइल एमआरयू को ऑपरेशनलाइज करें. तो जनवरी में बात हुई थी, 1 साल पूरे होने में अभी 2 महीने हैं, तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ. मैंने काम कंप्लीट कर लिया, तो इसलिए आज नवंबर में ये सेकंड मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट का आज मैंने इसकी उद्घाटन किया. देखिए, आगे चलते मैं समझता हूँ इसके, एक तो ये जो गैस में ट्रांजिशन कर रहे हैं हम, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि हम 6% से लेके
गैस को हमारी एनर्जी मिक्स में 15% तक लाएंगे, वो भी काम जोरों से हो रहा है। एथेनॉल बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का काम भी बहुत जोरों से हो रहा है। पर ये जो सीएनजी का काम है, ये यहाँ पे सिर्फ दूसरा मोबाइल रिफिलिंग यूनिट ही नहीं बना है, इनके 24 और भी स्टैंड है। जो यहाँ पे वाराणसी में हमारे बहन भाई रहते हैं, 32,000 परिवारों को सीएनजी मिल रही है, 40,000 और को अभी बहुत जल्दी मिल जाएगी। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स को भी सीएनजी सप्लाई कर रहे हैं। बट पोल्यूशन के खिलाफ जो हमारा आंदोलन है, उसमें एक क्लियर फायदा है कि ये बोट्स जो है, खास करके माँ गंगा में, ये बोट्स पोल्यूशन फ्री हो। पर उनको जो बोटमैन है, उनको भी फायदा है। हमने जो कैलकुलेशन किया कि एक साल में उनको 36,000 रुपए की सेविंग होती है इससे। क्यों? क्योंकि 1 लीटर जो सीएनजी इक्विवेलेंट है, वो पेट्रोल का 1.39 लीटर इक्विवेलेंट होता है और डीजल का 1.19। तो उसमें पैसे की भी बचत है, पोल्यूशन में भी है। तो मैंने ये पहला कार्यक्रम था। दूसरा, आपने सीएसआर के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, गेल का एक टीम देश भर में उत्कर्ष सेंटर है, जहाँ पे हमारे बच्चियाँ जो हैं देश भर में कई अलग अलग जगह से उनको लाते हैं, उनको स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं, उनको मेडिसिन के लिए और उनको इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते हैं। और बहुत, ये 3रा साल है शायद ये सेंटर चल रहा है। और मैंने सुना कि नीट में 30 में से बच्चियाँ जो अपीयर हुई थी 28 सफल हो गई, दूसरे वाले मेडिकल में 30 में से 29 हो गई। तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो भी देश महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है, वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था में मजबूती आती है। और हमारी जो माननीय मोदी जी की केंद्रीय योजनाएं हैं, सारी विमेन सेंटर्ड है, चाहे वो शौचालय बनाना हो, गर्ल चाइल्ड के लिए, डिग्निटी के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मलिकाना हक होता है वो घर की महिला के नाम, 73% घर की महिला के नाम है। और उसके अलावा जो उज्ज्वला योजना, बाकी सारी योजनाएं हैं, ये विमेन सेंटर्ड है। और पीछे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कैबिनेट ने, और अब हमारे 33% रिजर्वेशन का बिल भी पास हो गया है। जो अगला सेंसस आएगा 1 साल के अंदर अंदर, उसके बेसिस पर जो डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जो चुनाव होगा स्टेट असेंबलीज का और सेंट्रल पार्लियामेंट का, वो रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन, उसमें 33% आएगी। तो उसके बाद मैं गया काशी विद्यापीठ। वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की, कोई 200-250 स्टूडेंट थे। और इंटरेक्शन का मतलब नहीं कि मैंने जाके भाषण दे दिया और उन्होंने सुन लिया और ताली मार ली, नहीं, उन्होंने सवाल पूछे, मैंने कोशिश की। और मैं बहुत इम्प्रेस था कि वो सारे जो सवाल थे वो बड़े टॉपिकल थे कि आप ग्रीन हाइड्रोजन में क्या कर रहे हैं, आप ये बायोफ्यूल्स में क्या कर रहे हैं, और आगे जाके आपके क्या प्रोग्राम है। तो ये मेरे 3 आज कार्यक्रम थे। और मैं समझता हूँ उसमें बहुत जरूरी कार्यक्रम आपके साथ बैठना, आपके साथ चर्चा करनी, क्योंकि जो हमारे प्लान्स हैं वो तो आप ही फोकस करेंगे, उसमें फिर आगे बात पहुंचेगी। धन्यवाद। किन शहरों में हो रहा है? मुझे आप माफी चाहता हूँ, मैं आपका सवाल नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि काशी में आपने 2 फ्लोटिंग स्टेशन लगाया गैस का। इसके अलावा पटना, प्रयागराज जैसे मैं वही आ रहा हूँ। सब जगह जहाँ पे भी पोल्यूटिंग फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, सब जगह हम सीएनजी में चेंज करने जा रहे हैं। ये सिर्फ ये वाराणसी में इसकी शुरुआत हुई है, पर ये इसका ये मतलब नहीं। देखिए, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ, हम क्या 18% हर साल बढ़ती जा रही है, और जैसे बढ़ती जा रही है हम उसको आगे कर रहे हैं। एक हमारा प्लान है सीजीडी का, जो सिटी गैस का है। अभी पिछले राउंड जो मेरा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक जगह में, लेकिन देखिए, मैं काशी कई बार आया, मैं आता रहता हूँ, आपसे मिलता रहता हूँ, पर ऐसा था कि मेरा ये कार्यक्रम इसलिए बना क्योंकि
28 डेट शूट की, और क्योंकि कल देव दीपावली है, मैं आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। काशी के नागरिकों, बहनों भाइयों को देता हूँ, और क्योंकि मैं हूँ, मेरा सौभाग्य है कि इस शुभ अवसर पर मैं भी यहीं आऊँगा। उसके बारे में जानकारी दे दूँ, ये विदेश मंत्रालय का कार्यक्रम है। ये विदेश मंत्रालय जो दिल्ली में दूतावास हैं, उच्चायोग हैं बाकी देशों के, शायद विदेश मंत्रालय उनमें से कई डिप्लोमेट्स को यहाँ ला रहे हैं, और उनको लाएंगे यहाँ पे, और उनको देव दीपावली का जो वाराणसी का रंग और माहौल और जो सेलिब्रेशन है वो दिखवाएंगे। और कोई क्वेश्चन? अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सर, मैं गिरीश दुबे हूँ, गिरीश दुबे, ANI से। थोड़ा सा माइक दूर रखिए, आपकी आवाज। ANI से हूँ, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, और पिछले चार सालों से गेल इंडिया शहरों में पाइपलाइन दे रहा है गैस की, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में पत्थर लगा दिए गए हैं और पाइप नहीं लगाया गया है। ये गेल वाले लोग भी हैं और आप भी हैं, कृपया इसे थोड़ा सा क्लियर कर दें कि बहुत जगहों पर, इवन कुछ मोहल्लों में लगा दिया गया, वहाँ पे ये चालू कर दिया गया, कुछ घरों में अभी पाइप भी नहीं लगा। ये पता नहीं कैसे सिस्टम है, हम नहीं जानते गैस का। आप कहाँ से? आप ANI से हैं? जी, मैं आपका जवाब देता हूँ, बैठिए। शहर नहीं है, यहाँ आप कहीं खुदाई करेंगे, कोई आपको समस्याएं हैं। पानी की पाइपलाइंस बाकी है, क्योंकि बहुत एक पुराना और ऐतिहासिक हजारों साल पुराना शहर है, तो ये काम स्लोली हो रहा है। इसलिए नहीं कि वो एक गो में एक पाइप लग जाएगी और सारा कवर हो जाएगा, तो इसलिए ये काम इन प्रोग्रेस है, और बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास आंकड़े हैं, जो स्टेटिस्टिक दे दो कितने हाउस होल्ड हुआ। 32,000 घर हो गए, 40,000 घरों को और आने वाले समय में हो जाएगा, और 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर सब हो जाएगा। एक आपने तो भाई साहब सवाल पूछ लिया, और आपकी वो लाइट ऑन है पिछले वाली, अरे वो फ्लैश है नहीं, आपने पूछ लिया। अभी किसी और भाई साहब के बाद जाते, फिर आते हैं लौट के। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सर, मैं आनंद श्रीवास्तव, काशी से। दो सवाल है। एक सवाल है कि हाइड्रोजन कार्बन जो एनर्जी को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय का काम हो रहा है, उसमें हमारी प्रगति कहाँ तक पहुँची है, ये हम जानना चाहेंगे। दूसरा, जो CNG का रेट है, धीरे धीरे पैरेलल पेट्रोल के लेवल पे जा रहा है। यदि हम वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर यदि हम CNG को मांग रहे हैं, और हम एक पर्यावरण को अनुकूलन की दृष्टि में भी काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ यदि रेट को यदि हम हाई करेंगे तो निश्चित है कि वो चीज़ें, देखिए मैं तो उस रेट को वैल्यू करने के लिए या उसके लिए गवर्नमेंट क्या उसकी पॉलिसी? देखिए भाई साहब, पहले मैं आपको समझाता हूँ। आपने जरूर कुछ बातें सुनी है, पर ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन क्या है, और आगे कैसे बढ़ना है, ये थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। अभी तक देश में ज्यादातर कच्चे तेल को इंपोर्ट करके, उसको रिफाइन करके, उससे पेट्रोल डीजल बना के, सिलेंडर वाली गैस बना के वो काम होता है। मोदी जी ने जब दायित्व संभाला 2014 मई में, उसके बाद हमारा बड़े जोरों से काम शुरू हुआ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स का मतलब है एथेनॉल। एथेनॉल कई किस्म की फीड से बनती है, शुगर से बनती है, एथेनॉल मक्के से बन सकती है। हमने एक 2nd जनरेशन प्लांट लगाया पानीपत में, वहाँ पे एथेनॉल हम पराली से बना रहे हैं। वैसे ऐसे 5 प्लांट लगने वाले हैं। 3rd जनरेशन एथेनॉल होती है जो गैस से बनती है। तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हम जो 2014 में 1.4% थी, उसको खींचते खींचते हम 12% पे ले आए। मोदी जी ने यह निर्णय किया था कि नवंबर 2022 तक हम 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेंगे। वो हमने 5 महीने पहले की। 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण हमने 41,000 करोड़ रुपए बचाए इंपोर्ट बिल पे। वो 41,000 करोड़ हमने बचाए तो 42,400 करोड़ हमने अपने किसान भाइयों को दिया। हमारा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट था 2030 का,
क्योंकि हमने 10% के टारगेट में सफलता पाई, हमने वो 2020 का टारगेट 5 साल आगे लाए हम। अब हम वो 20% टारगेट है हम 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे। ये 20% का क्यों आंकड़ा आता है? क्यों हमें ये कहा गया था कि आप 20% एथेनॉल या बायोफ्यूल आप किसी गाड़ी में मिक्स करते हैं तो नॉर्मल गाड़ी में पेट्रोल के जो पार्ट्स होते हैं उनको बदलने की जरूरत नहीं। अब जो गाड़ियां वाले हैं इंपोर्ट, क्योंकि मैं ब्राजील में राजदूत था तो वहां मैंने देखा तो वहां तो जो जापानी और जर्मन गाड़ी बनाने वाले हैं वो तो ऐसी गाड़ी बना रहे हैं तो 20% क्या 80% की पेट्रोल और एथेनॉल का मिक्स ले लेती है। तो अब वो 20% वाला झाका वो कंप्लीट हो गया, वो चला गया। अभी हमने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाई है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस समय जब हमारी 12% ब्लेंडिंग है, इससे 12% से हम 20% लाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम 20% से भी आगे जाएंगे आने वाले समय में। पर अभी हमारा टारगेट 20%। जो आपने ग्रीन हाइड्रोजन की बात की उसका मैं बताता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जब वो देश को संबोधित कर रहे थे 15 अगस्त 2021 को कि हम ग्रीन हाइड्रोजन का काम जो है एक मिशन मोड में लेंगे। मिशन मोड का मतलब ये है कि सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर पे लग जाए। अब ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो आपको जो ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसको आपको उसका दाम कम करना होगा। भारत एक भाई साहब आप जो पीछे बैठे हैं, भाई साहब आपको गपशप लगानी है, बाहर जाइए। हमने ये डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है कि 1 यूनिट ग्रीन क्लीन एनर्जी जो सोलर एनर्जी से बनती है, हमने उसका दाम 25 सेंट से 1 यूनिट का लेके 3 सेंट तक हम ले आए। तो हमने ये तो साबित कर लिया कि हमारे पास चीप नहीं, इनएक्सपेंसिव ग्रीन एनर्जी है। उसके अलावा आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइजर। दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर जो है इस समय भारत में उन्होंने या कोलैबोरेशन कर ली है या करने वाले हैं। आज ही शाम को गेल के सीएमडी मेरे को बता रहे थे कि इन्होंने एक टाई अप किया है एक फॉरेन कंपनी के साथ, शायद कमिंस नाम है, कमिंस के साथ। इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी 3 किस्म की होती है। अभी दुनिया भर में विवाद चल रहा है कि अल्कलाइन अच्छा होगा या पैम अच्छी होगी। अल्कलाइन जो है कुछ उसकी कीमत कुछ कम है, पर उसके लोग कहते हैं पैम ज्यादा एडवांस तक, ये सब चल रहा है। पर ये अभी नया काम शुरू हुआ है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय पे सारा फॉसिल फ्यूल जो है उसकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर है वही होगी। और आने वाले समय में ज्यादातर ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे काम चल रहा है। पर जब तक ये ट्रांजिशन होगी, हमें फॉसिल फ्यूल भी यूज करना है, हम बायोफ्यूल्स भी यूज करेंगे, हम कंप्रेस बायोगैस भी लगाएंगे, हम ग्रीन हाइड्रोजन पे भी काम करेंगे। सारा काम साथ साथ होगा। और जैसे अंतरराष्ट्रीय स्थिति होगी, मान लीजिए अगर मैंने देखा पिछले 2 साल में जब से मैं इस विभाग के साथ जुड़ा हूं, जब भी ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल एनर्जी मार्केट में प्रॉब्लम आती है, एनर्जी ट्रांजिशन ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। ये मेरा व्यू नहीं है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के भी यही व्यू है। तो अभी हम सब जगह अच्छा चल रहा है। अभी हमने अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्या कहते हैं इसको ग्रीन ट्रांजिशन, तीनों पे काम अच्छी तरह हो रहा है और हमने नेविगेट किया। करना नहीं चाह रहे के साथ। देखिए आपका जो टोन है ना, जब से पेट्रोल और डीजल का काम बंद हुआ है, गेल वाले कर्मचारी ये नहीं कर रहे। पहले तो सारे हम समझ लें क्या है, कोई पेट्रोल और डीजल का काम बंद नहीं हुआ। एक आप कंज्यूमर, मान लो आप कहीं कोई कारखाना चलाते हैं, आप कारखाना चला रहे हैं डीजल को इस्तेमाल करके, हम ना आपको कह सकते हैं कि आप डीजल ना इस्तेमाल करिए, हम आपको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि देखिए डीजल की जगह हम कोशिश करेंगे आप सीएनजी ले लीजिए, और सीएनजी लेने से आपको ये फायदा, क्या फायदा, एक तो पोल्यूशन कम होगी,
दूसरा आपको साल में 36 लाख रुपए की बचत भी होगी। तो ये ऐसा होता है, ये कोई सीएनजी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर एक साल में जो मैंने देखा है, जब मैं आया था मैंने ये रेस करवाई और हमने 850 जो बोट्स हैं उसमें 700 ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर ली है सीएनजी में। इसका मतलब जो अधिकारी कुछ अच्छा ही काम कर रहे होंगे, नहीं तो कहां से हो जाती। देखिए अभी प्राइस के बारे एक सवाल आया और अभी EMD गेल भी मेरे साथ बैठे हैं, वो भी कह रहा हूं। देखिए इस समय स्थिति क्या है कि कच्चा तेल जो है हम इस्तेमाल करते हैं 85% हम इंपोर्ट करते हैं, 85%। इंश्योरेंस का कॉस्ट, उसके साथ आप डॉलर का एक्सचेंज रेट लीजिए, और जो इंपोर्ट करेगा कुछ तो OMCs होगी और कुछ वो प्राइवेट सेक्टर वाला होगा, वो इंपोर्ट करेगा, अपनी रिफाइनिंग करेगा, उसके कच्चे तेल का पेट्रोल डीजल बनाएगा, LPG बनाएगा, वो अपना मार्जिन रखेगा। और फिर उसके बाद केंद्रीय सरकार जो है उस पर अपनी सेंट्रल एक्साइज लगाएगी, और केंद्रीय सरकार सेंट्रल एक्साइज लगाएगी और हमारे जो राज्य सरकारें हैं वो वैट लगाएंगी। तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल का दाम जो है ऑन एन एवरेज, मैं बात कर रहा हूं यूके, फ्रांस, अमेरिका की, 30 से 40% बढ़ा। ऐसा देश है जिसने 2 साल में 11-12% दाम कम हुआ। जहां पे गैस की प्राइस है, जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ उस समय ये जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है हेनरी हब, इसका दाम 250% से ज्यादा। हमने और भी रिफॉर्म किए। हमने जो गैस प्राइसिंग का फॉर्मूला था, पहले क्या था, वो साल में एक बार होता था और 4 वो जो इंटरनेशनल बेंचमार्क से उसमें होता था। फिर हमने देखा, मैंने कहा एक तो है जो बिल्कुल इनऑपरेटिव है यूके वाला, एक और भी इनऑपरेटिव था। फिर हमने कहा साल रुकने की जगह हम इसको क्या 15 दिन में, 1 महीने में इसको रिव्यू करके, और हमने इस पे एक सीलिंग प्राइस लगाई और एक बेस प्राइस लगाया, एकदम गैस का प्राइस उससे कंट्रोल। के युद्ध का अगर दायरा बढ़ता है, अरबियन कंट्री में कूदती है, तो पेट्रोल के दामों में कितना इंक्रीज होगा, कैसे भारत संभालेगा पेट्रोल की कीमतों में? देखिए आपका सवाल बिल्कुल लेजिटिमेट है और मैं समझता हूं आपके सवाल के अंदर एक चिंता भी है। मैं समझता हूं ये चिंता ये होनी चाहिए हमें कि अगर सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब हो गए, सप्लाई लाइंस का मतलब है कि जो जहां से कच्चा तेल आता है, स्ट्रेट्स और हॉर्मोज, अगर वो तेल आना बंद हो जाए तो ये आपकी चिंता बिल्कुल सही है। मुझे विश्वास है, विश्वास नहीं और एक तरफ से हमारी तरफ से प्रार्थना भी है कि ऐसा ना हो। तो ज्यादा दाम होने से वैसे डिमांड गिर जाती है, 2008 में भी यही हुआ। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको बड़ी अच्छी तरह मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें कोई इस समय तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और कोई सवाल? पीछे माइक जी, मैं हिंदुस्तान टाइम्स से मैं ये जानना चाहता हूँ 2015 में, शायद आपको पता नहीं होगा, 2015 में अगर पता हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड बोट्स का बहुत धूमधाम के साथ इनॉग्रेशन हुआ। कई जगहों पर चार्जर्स लगाए गए। आज एक भी इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड बोट्स नहीं है, सारा वो प्रोग्राम फेल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गेल भी उसी तरीके से करेगा, स्टेशन कैसे सस्टेनेबल होंगे। नंबर 2, जो आप प्राइसेस की बात कर रहे थे, वो प्राइसेस ऐसा क्या होता है कि फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब जो कच्चा तेल होता है उसके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी को उसका फायदा नहीं मिलता। सरकार को इसके लिए किस तरीके के कदम, मतलब आप बताइए कि क्या करने की जरूरत है, जिससे मैं आपसे जानना चाहता हूँ जिससे आम आदमी को उसका फायदा मिले। ये सच बात है कि इंपोर्ट में बहुत सारे जो आप इंपोर्ट करते हैं उसके खर्चे भी बहुत होते हैं, लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसा जरूर किया जाना चाहिए कि जिससे आम आदमी को उस फ्लक्चुएशन का फायदा इंडिया में मिले और पेट्रोल और डीजल और के साथ गैस के दाम नीचे। सुधीर जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी को अब तक क्या फायदा हुआ है।
पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो पेट्रोल खरीदता है 380 रुपए लीटर। बाकी एशिया, दक्षिण एशिया के देश हैं, वो सब का पेट्रोल का दाम हमसे 40-50% बढ़ा है, हमारे यहाँ 11-12% कम हुआ है। एक आइडियल सिचुएशन ये होगी कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है वो प्रिडिक्टेबल हो, बट इंटरनेशनल प्राइस कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं रही है, पहले नहीं रही है और अभी नहीं रही है। और आम आदमी के साथ डील करने के कई तरीके होते हैं। एक मोदी जी का तरीका है कि आम आदमी को सुविधा देने के लिए वो गैस के 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला सिलेंडर दिए हैं, अभी 75 लाख और दे दिए हैं। आम आदमी को पेट्रोल और डीजल 12 रुपए कम किया, पेट्रोल को 12% कम किया। और हमारे बीजेपी स्टेट्स ने आम आदमी को सुविधा देने के लिए एक्साइज कम की है, उन्होंने बीजेपी स्टेट्स ने वैट कम की है। राजस्थान में पेट्रोल बिका 108 रुपए लीटर और लखनऊ में बिका 96 रुपए लीटर, वो 12 रुपए पर लीटर फर्क है। ये हुआ आम आदमी के लिए। बाकी जो कोई भी स्कीम आती है वो स्कीम को लॉजिस्टिकली और इकोनॉमिकली वायबल करना होता है। और ऐसा होता है जैसे मान लीजिए अभी सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैं आपको ट्रेजेक्ट्री बताऊं। पीछे जब रशिया युद्ध और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो सीएनजी प्राइसेस, जैसे मैंने बताया कि वो हेनरी हब जो प्राइस है वो 250% बढ़ गई। बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा कि अब ये जो सीएनजी गाड़ियों में लगती है या आपकी सप्लाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने उस समय भी कहा था, मैंने कहा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कच्चे तेल का दाम भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, तो हमें कुछ ऐसे कदम लेने हैं। तो हमने वो कदम लिए थे जिसके कारण तो शायद वेल इंटेंशन व्यक्ति होगा वो करेगा, पर अगर आप उसको ये कहेंगे कि आप सीएनजी इस्तेमाल करेंगे उसमें 36,000 रुपए की साल की बचत होगी, तब और जोरी से करें। सबमिशन मेरी सुधीर जी यही है कि आप किसी भी योजना को सफल बनाने में आपको ये देखना होगा कि इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है या नहीं। और ज्यादातर मेरे जो 2 मंत्रालय जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, पेट्रोलियम और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अभी बीच में मैं सिविल एविएशन का, जो भी मोदी जी की प्रोग्राम्स आते हैं हम इस चीज को देख के चलते हैं कि इसकी सफलता हो। सीएनजी की सफलता के बारे में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट में भी एंड पोल्यूशन को कम करने में भी हम कितनी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इस समय भी हम 50% जो अपनी नेचुरल गैस है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में भी दबा के प्रोडक्शन हो रही है उसकी, अभी 18% पिछले साल हुई, 18% पिछले साल हुई, अभी न्यू फाइंड्स हुई हैं एजी बेसन में, बाकी जगह भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम सीएनजी का, सीबीजी का, अभी 3-4 दिन पहले मैंने कुछ एक मीटिंग की थी बायोफ्यूल्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की, वहां पे भी हमने कुछ निर्णय लिए। आपको इंटरेस्ट हो मैं उसके बारे में बता दूंगा। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का बता दूं आपको। एक हमने फ्लाइट चलाई थी, उन्होंने चलाई एयर एशिया ने पुणे से दिल्ली, 1% उसमें उन्होंने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या एथेनॉल मिक्स किया। तो मैंने पूछा किसी से, अपने कंपनी से, अगर हम मैंडेटरी कर दें इसको, 1% कंपल्सरी कर दें तो कितना हमें और एथेनॉल चाहिए होगा। उन्होंने बोला 14 करोड़ लीटर। तो अब हमने एक स्कीम अनाउंस की है, 1 साल तक ये वॉलंटरी रहेगी, उसके बाद मैंडेटरी होगी 1%, 2%, 3%। तो सब जगह ये काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 2015 में ना मुझे पता कितनी इलेक्ट्रिक बैटरी लगी, कितनी वो लगाना चाहते थे। मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा, आप कोई भी मीडियम में जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या हो। आजकल के दिन में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना कोई रिस्क नहीं है। रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि दबा के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। अभी मेरी जो ऑयल कंपनीज है, मेरी कहता हूं मतलब सरकारी जो ऑयल कंपनीज हैं,
सब मिला के इनका एक प्रोग्राम है कि ये 22,000 चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। नए नहीं लगा रहे, जो इनके पेट्रोल पंप्स हैं वहीं पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी हो रही है। और अभी तो बिल्कुल सारा माहौल ही बदल गया। हमारा 70% जो हमारा व्हीकुलर ट्रैफिक है वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर का, और ज्यादातर वो रिप्लेसेबल बैटरी में चलते हैं। वो हमारे यहाँ बाय द वे सुधीर जी 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ ही है ना, हाँ 6 करोड़ लोग रोज पेट्रोल पंप में जाते हैं किसी भी किस्म का पेट्रोल डीजल बैटरी चेंज करने के लिए। पर 70% हमारा 2 व्हीलर 3 व्हीलर है व्हीकुलर ट्रैफिक में, और वो रिप्लेसेबल बैटरी पे चलता है। एक चार्जिंग स्टेशन है, ये ऑल ओवर इंडिया है या यूपी में? ऑल ओवर इंडिया। और दूसरी बात ऑल ओवर इंडिया। क्या 2024 आम चुनाव के पहले पेट्रोल डीजल और गैस के दाम फिर से एक बार इसका सुधीर जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पेट्रोल डीजल का दाम किसी चुनाव के साथ इसका कुछ ताल्लुकात नहीं होता। मैं नया मंत्री बना तो उन्होंने बोला ये चुनाव होने वाले हैं, पेट्रोल का डीजल कम कर दे। और मैंने कहा मेरे भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और हमारे यहाँ तो विशेषता यह है हर 6 महीना कोई ना कोई चुनाव होता है। और मेरे भाई पेट्रोल और डीजल का दाम चुनाव पे डिपेंड नहीं करता, पेट्रोल और डीजल का दाम डिपेंड करता है जो अंतरराष्ट्रीय प्राइस है और आप कितना टैक्स कम करोगे। और मोदी जी ने दिखा दिया वो सेंसिटिव है कॉमन मैन का, वो उसी के लिए करते हैं। अच्छा भाई, बायोमास का बहुत बड़ा उत्पादक है, यहाँ पे गेहूं धान और गन्ने के बहुत सारे जो अवशेष हैं वो वैसे ही नुकसान हो जाते हैं, आप लोग को जला दिए। मुझे बहुत खुशी आपने ये सवाल पूछा। जहाँ छोटे छोटे स्तर पर या ग्रीन हाइड्रोजन के लिए छोटी छोटी कंपनियां नहीं बनाई जा सकती जो बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन? नहीं, बायोमास से हम कंप्रेस बायोगैस के प्लांट्स लगा रहे हैं जी। और मैं आपको बता दूं हमारी जो OMCs हैं वो उत्तर प्रदेश ने एक बायोफ्यूल पॉलिसी भी लाई थी, बड़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है उत्तर प्रदेश, उन्होंने लाई थी, और हम ऑलरेडी इन टच हैं। और कोई 40 या 45 कंप्रेस बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं जल्दी। कईयों में तो जमीन भी आइडेंटिफाई हो गई है, हमारे OMCs ने अपना पैसा भी, उसके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तैयार कर लिया। तो आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, बायोमास से कंप्रेस बायोगैस अभी ग्रीन हाइड्रोजन का जैसे काम है, मैंने बताया ग्रीन हाइड्रोजन का अभी देखिए कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को नीचे लाना। अभी तो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर की बात हो रही है, और सरकार की तरफ से मैंने पिछले सवाल का जवाब देते मैं शायद भूल गया, सरकार ने एक और बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि हमारी एक स्कीम है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI, उसमें 19,700 करोड़ की का प्रावधान किया है। तो इलेक्ट्रोलाइजर बनाना चाहे या इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में कुछ और काम करना चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ छोटी कंपनियां मैंने देखी जो हाइड्रोजन बना रहे हैं बायोमास से, लेकिन वो अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं, वो चाहे कंप्रेसर के लिए परेशान है। नहीं, देखिए परेशान तो होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लो कॉस्ट ग्रीन सोलर एनर्जी चाहिए, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दी है। पर अगर बहुत छोटी कंपनी होगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। दूसरा, आपको इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए। अगर आपके पास इनएक्सपेंसिव ग्रीन सोलर एनर्जी है तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइजर पे डालिए, उससे हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो भी काम करिए, ये काम बहुत जबरदस्ती तो बड़ी तेजी से हो रहा है। पर जैसे मैंने अभी पिछली आपने एक बैठक में बोला, हमारे जो IOCL के चेयरमैन है इन्होंने 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस का उद्घाटन मेरे से कराया। आज बता रहे थे 3 और ले आए, और उन्होंने वादा मुझसे किया पब्लिक में कि दिसंबर के आखिर तक 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस ऑपरेशनल होंगी। पर इसमें हम तो इंकरेज करेंगे सबको, छोटे एंटरप्रेन्योर को, मीडियम सबको, पर इसमें टेक्नोलॉजी को समझने में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने में अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए होगी। थैंक यू सर। सर